हेलो गाइस। आज हम लोग जानेंगे इवैल्यूएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवैल्यूएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कब जन्म हुआ, कैसे कैसे उसमें बदलाव आया, अलग अलग जनरेशन में उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले आता है बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म कब हुआ था, ये कहानी, इसके लिए आप लोग को 70 साल या 70 से 80 साल पीछे चलना पड़ेगा। वो जमाना था 1941 से लेकर के 1956। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे पैर पसार रहा था, एग्जिस्टेंस पे आ रहा था। इन 1940s एरा, 1940 के समय, रिसेंटली रिसर्च इन न्यूरोलॉजी had shown that the brain was an electrical network of neurons. Recently, research in neurology had shown that the brain was an electrical network of neurons that fired in all or nothing pulses. तो 1940s पे एक रिसर्च हुआ था न्यूरोलॉजी के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में क्या हुआ था कि न्यूरोलॉजी के रिसर्च पे क्या निकला था आउटपुट, कि ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। किसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो पूरा का पूरा ब्रेन जो है उस पे एक नेटवर्क है, एक जाल बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। और वो पूरे के पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ठीक, पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो क्लाउड सेनन इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो क्लाउड सेनन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे उस समय के 1940s के। तो उन्होंने कहा था कि डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बताया था, कि वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम किए थे और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बताए थे। ओके, तो उस समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आया था एग्जिस्टेंस पे। उसके बाद आए एलन ट्यूरिंग, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है एलन ट्यूरिंग। तो उस एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, ट्यूरिंग टेस्ट के ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो एलन ट्यूरिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन शोड दैट एनी फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन कुड बी डिस्क्राइब डिजिटली। तो एलन ट्यूरिंग का थ्योरी कहता है कि कोई भी कंप्यूटेशन, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कैलकुलेशन है, उसको हम लोग डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम लोग जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है, उसको हम लोग डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं। किसकी मदद से? कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो एलन ट्यूरिंग ने उसी समय ये बताया था कि हम लोग कोई भी कंप्यूटेशन या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम लोग किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं? डिजिटली कर सकते हैं। ओके, these close relationship between these ideas suggest that it might be possible to construct an electronic brain. तो इन्हीं सब के रिलेशनशिप बिटवीन किन किन के बीच रिलेशनशिप हुआ है? एक हुआ है ब्रेन के ऊपर और दूसरा हुआ है सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, डिजिटल सिग्नल के ऊपर। इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बना सकते हैं। और वही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बाद में चल के कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन जो है डेवलप होकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। मीन्स मेन मेड ब्रेन हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रेन बन जाता है बाद में चल के। तो ये हुआ बर्थ 1940 से लेकर के 1956 तक का ये बात है। अब आगे चलते हैं। तो 1956 से 1974 में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। एग्जिस्टेंस में तो वो पहले ही आ चुका था, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। तो बहुत जगह पर, जैसे कि 1956 टू 1974, computers were solving algebra, word problems, providing theorems in geometry and learning to speak English. तो 1956 के दशक उस समय, ठीक है, 1956 के दशक पर, 1960 के दशक पर कंप्यूटर्स अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए सक्षम हो गए थे। वो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते थे, प्रोवाइडिंग थ्योरम्स। और क्या करते थे? थ्योरम्स को प्रोवाइड करते थे इन ज्योमेट्री एंड लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश।
और वो सीख रहा था क्या करने, कंप्यूटर स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए वो सक्षम हो रहा था। ओके, दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस laboratories were established at many British and US universities in the later 1950s and early 1960s। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो लेबोरेटरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेबोरेटरीज जो हो रहा था स्टेबलाइज हो रहा था, कहाँ पर, ब्रिटेन में हो रहा था और यूएस यूनिवर्सिटीज में हो रहा था 1950 और अर्ली 1960s के ऊपर। तो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे लेबोरेटरीज में भी आ चुका था और लोगों के ऊपर लोग इसके बारे में पढ़ना करना शुरू कर चुके थे, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए थे उस वक्त। ओके, तो ये तो हुआ 1956 से 1974 की बात। आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट एआई विंटर 1974 से 1980, ये 6 साल एआई विंटर रहा। अब विंटर का नाम सुन के बहुत कोई सोचेगा कि हाँ कुछ ठंडा हो गया होगा, मतलब सर्दी का मौसम आ गया होगा, ये सब सोचता है लोग, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विंटर का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, लेकिन वो ठंडा एआई उस समय ठंडा पड़ गया था, सिंपली ऐसा ऐसा मुहावरे की तरह हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एआई उस वक्त कम चलने लगा था, थोड़ा सा उसका डाउनफॉल हो गया था। एआई विंटर का मतलब होगा कि एआई जो था थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाने लगा, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेने लगे और जो एआई था वो थोड़ा फेल होने स्टार्ट हो गया था। तो आइए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एआई रिसर्च हैड फेल्ड टू अप्रिशिएट द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम। तो एआई रिसर्चर्स जो थे, जो एआई के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो फेल्ड हो जा रहे थे, हो जा रहे थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नहीं कर पा रहे थे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व। उस वक्त एआई का जो प्रॉब्लम था उनको सॉल्व नहीं किया जा सक रहा था उनके द्वारा, ठीक है। तो व्हेन द प्रॉमिस रिजल्ट फेल टू गिव प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है, अगर जो भी प्रोमिस किया गया हो रिजल्ट था, जो एआई रिसर्च प्रोमिस करते थे कि हम ये रिजल्ट ला के देंगे, अगर आप हमारे ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा, आप हमारे ऊपर पैसा दीजिएगा, आप हमें पैसा दीजिएगा तो हम आपको ये रिजल्ट ला के दे देंगे, बट वे नहीं कर पा रहे थे। तो फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एआई लेबोरेटरीज रिड्यूस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एआई रिसर्चर नहीं ला पा रहे प्रॉपर रिजल्ट तो गवर्नमेंट भी पैसा नहीं दे रही थी उस वक्त, जिसकी वजह से एआई का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तीसरा पॉइंट को देखते हैं। एआई रिसर्चर्स एट द टाइम वे आर इनसफिशिएंट टू अचीव देयर गोल। और उस समय सिंपली बात था कि उस समय एआई जो रिसर्चर्स थे, जो सर्च करते थे एआई के ऊपर, वो नहीं दे पा रहे थे, वो अचीव नहीं कर पा रहे थे अपने गोल को, जिसकी वजह से एआई का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो ये तो बात है फर्स्ट एआई विंटर के ऊपर, जो 1974 से 1980 तक हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बूम इन एआई। एआई में एक बूम आया था 1980s के दशक पर। बूम का मतलब क्या होता है कि एआई जो था उसका ग्राफ जो था ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब वो अचीव कर रहा था गोल उस वक्त। तो ऐसा क्या बदलाव आया कि वो अचीव करने लगा एआई? तो पहला पॉइंट है, इन द 1980s ए फॉर्म ऑफ एआई प्रोग्राम कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम। तो एआई का एक प्रोग्राम निकला था एक्सपर्ट सिस्टम। इस एक्सपर्ट सिस्टम का एक मिनट, ये एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं। वाज एडॉप्टेड बाय द कॉर्पोरेशन अराउंड द वर्ल्ड। 80 के दशक पर, 1980s के टाइम पर, ए फॉर्म ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था, वाज एडॉप्टेड बाय कॉर्पोरेशन अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया के कंपनीज थे, कॉर्पोरेशंस थे, वो एक्सपर्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे। जैसे कि आप समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक फ़ोन है, ओके, आप फ़ोन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आप रेडियो भी चला सकते हैं। ये सारे फीचर्स एक ही मोबाइल में था, लेकिन वो 1980s के दशक में था, लेकिन वो अलग अलग सिस्टम कर दिए थे। रेडियो अलग चलेगा, वीडियो अलग चलेगा, म्यूज़िक सिस्टम अलग है, कैमरा अलग होता था और आपका जो कैलकुलेटर था वो अलग था। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। हर कोई अपने अपने फील्ड पर एक्सपर्ट था, ओके। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सटेंशियल फंडिंग टू जापान 5th जनरेशन कंप्यूटर। उस समय 1980s के दशक पर जो गवर्नमेंट जो थी वो जापान का जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर था प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा रही थी, फंडिंग कर रही थी ताकि वो 5th जनरेशन कंप्यूटर आ सके।
एंड द यूएस स्ट्रेटेजिस कंप्यूटिंग इनिशिएटिव, और यूएस स्ट्रेटेजिस भी उस समय काफी काम कर रही थी, कंप्यूटिंग कर रही थी। ओके, ये तो हुआ बूम 1980 से लेकर के 1987 तक। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड, एआई विंटर। ये दूसरा डाउनफॉल एआई का कब आया था? 1990s में था, और यही इसका लास्ट डाउनफॉल था। उसके बाद एआई कभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी डाउनफॉल की ओर नहीं गया, वो हमेशा ऊपर की ओर ही गया। ठीक है, उसके बाद यही उसका लास्ट डाउनफॉल था। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। As a dozen of companies failed, the perception in the business world was the technology was not viable. तो dozens of companies, बहुत सारे जो कंपनीज थे, लगभग 12 के करीब, ठीक है, बहुत सारे डजन्स, बहुत सारे डजन्स, ओके, बहुत सारे कंपनीज जो थे वो फेल हो जा रहे थे। उनके ऊपर उनका भरोसा उठ गया था टेक्नोलॉजी के ऊपर। उनको लग रहा था कि कंपनी कुछ बेहतर नहीं करेगी, यहीं तक रह जाएगा, यहीं तक सीमित रह जाएगा एआई, इसके बाद एआई का कोई भी फ्यूचर नहीं है। द डैमेज ऑफ एआईज रेपुटेशन वुड लास्ट इनटू द 21st सेंचुरी। और यही था डैमेज, यही लास्ट डैमेज था एआई का। एआई का लास्ट डैमेज था कि इस यही तक उसका लास्ट डाउनफॉल था। इसके बाद ये 21st सेंचुरी की ओर चला जाता है, जहां पर उसका डाउनफॉल नहीं होता है, वो हमेशा उसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, वो हमेशा ऊपर अचीव करता है अपने गोल्स को। उसके बाद एआई, तो ये था सेकेंड एआई विंटर 1990s के ऊपर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है बिग डेटा, डीप लर्निंग और एजीआई। एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग बाद में भी टॉपिक में कवर करेंगे हालांकि, लेकिन मैं हल्का बता देता हूँ क्या होता है। एजीआई होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि वो इंसानों की तरह अपना काम कर सकता है। जो इंसान कर सकता है वो ये भी कर सकता है, ये एजीआई भी कर सकता है। इसको बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हल्का सा बता दिए। ओके, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी। ये फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी मतलब कि 2001 से लेके 2010 तक, ये फर्स्ट सेंचुरी ऑफ डेकेड होता है। कंप्यूटर एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो उस समय ऐसा आलम था, ऐसा हो गया था कि कंप्यूटर जो थे वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने पास एक्सेस कर सकते थे, जिसको हम लोग बिग डेटा कहते हैं। ओके, तो उस समय का ये था कि कंप्यूटर वो सक्षम हो गया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक्सेस कर सके वो। और दूसरा पॉइंट ये था कि चीपर एंड फास्टर कंप्यूटर्स एंड एडवांस लर्निंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स वेयर सक्सेसफुली अप्लाइड टू मेनी प्रॉब्लम्स। तो चीपर एंड फास्टर कंप्यूटर्स, उस समय सेमीकंडक्टर एग्जिस्टेंस पे आ गया था, जिसकी वजह से बहुत कम दाम पर और फास्ट कंप्यूटर लोगों को मिलने लगा था। ठीक है, जिसके वजह से एडवांस लर्निंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स उसके बाद यूज करने लगे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तीसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं, द सक्सेस ऑफ डीप लर्निंग अराउंड 2012। तो डीप लर्निंग इस समय आया था, कब आया था? 2012 के करीब में आ गया था डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग, जो मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता था ऑन मेनी टास्क लाइक इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में वो काफ़ी कारगर था। डीप लर्निंग की मदद से एआई जो था वो इमेज को पहचान लेता था, वो वीडियो को प्रोसेसिंग करता था। ओके, टेक्स्ट को एनालाइज करता है कि क्या लिखा हुआ, किस भाषा पे लिखा हुआ था। और स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जो फोन हो, जैसे कि कोई भी एआई जो होता है वो आपके स्पीच को टेक्स्ट में बदल देता है, आप क्या बोलते हैं उसको बदल देता है। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते होंगे, या फिर जेमिनी का यूज़ करते होंगे, या फिर आपका मैक में रहता है, हाँ, ये असिस्टेंट जिसको वॉइस असिस्टेंट बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसको वो बदल देता था डीप लर्निंग। ओके, अब आते हैं लार्ज, जो कि इवोल्यूशन बहुत हो गया था, एआई का बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया था, उसका बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था।
तो उसके बाद आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसको LLM बोलते हैं। ओके, 2017 से लेके 2026 के बीच में आया ये। तो द AI boom started with the initial development of key architecture and algorithms such as the transformer architecture in 2017। 2017 में क्या हुआ था कि LLM का एक्सिस्टेंस हो गया था। LLM क्या करता था कि कोई भी आपके वॉइस को या फिर कोई भी टेक्स्ट को वो बदल सकता था। जैसे कि चैट जीपीटी उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक, चैट जीपीटी क्या करता है, आपके इनपुट कोई भी इनपुट देते हैं वो आउटपुट देता है। ये उस समय बहुत बूम हो गया था, एआई का बहुत ज्यादा बूम हो गया था 2017 में। 2017 में ओके, लगभग आज से कितना 8-9 साल पहले। leading to the scaling and development of large language models existing humans like trait of knowledge, attention and creativity। और इतना ज़्यादा स्केलिंग हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की वजह से कि जो एआई था वो ह्यूमंस की तरह ट्रीट करने लगा था। ट्रेट्स ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज को एक्वायर कर सकता था, वो नॉलेज को लोगों तक दे सकता था, वो इतना काबिल हो गया था। अटेंशन एंड क्रिएटिविटी, और वो सीख भी सकता था, वो इन्वायरमेंट से सीखता था। ओके, द न्यू एआई एरा बिगन इन 2020। तो एआई एरा कब स्टार्ट हुआ, न्यू एआई एरा कब स्टार्ट हुआ था, 2020 में, लगभग 6 साल पहले। विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लाइक चैट जीपीटी। ये जीपीटी होना चाहिए, गलत लिखा हुआ हो गया, आप लोग चैट जीपीटी पढ़िएगा, वो आ गया है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चैट जीपीटी इसका बेहतरीन एग्जांपल है LLM का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूम आ गया था, बहुत ज़्यादा एआई का बूम है और लोग एआई के साथ जुड़ने लगे हैं। आम से आज के ज़माने में कॉमन लोग भी चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं कुछ भी करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चैट जीपीटी से पूछते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत को, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं इसके ऊपर। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।